हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम स्पेसिफिक। माय नेम इज अशोक। एग्जाम स्पेसिफिक में आज हम यूपीएसआई की जॉब प्रोफाइल, सैलरी और एक सब इंस्पेक्टर को मिलने वाली छुट्टियों, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की। तो एक सब इंस्पेक्टर का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 का ग्रेड पे होता है। सेम ग्रेड पे होता है जो एक प्राइमरी के मास्टर का लगता है, वो भी 4200 ग्रेड पे का ही होता है। और इनकी जो बेसिक सैलरी बनती है, बेसिक पे होता है इनका 9300 से 34,800 का। और इसी पे जब अलाउंसेस जुड़ते हैं तो इन हैंड सैलरी बन जाती है। तो इनको जो इन हैंड सैलरी मिलती है वो लगभग 42,600 के आसपास बनती है। और ये वेरी करती है, वेरी इस प्रकार करती है जैसे कि अगर किसी मेट्रो सिटी में पोस्टिंग हो जाए तो यहाँ पे जो होंगे अलाउंसेस ज़्यादा मिल जाएंगे। तो अलाउंसेस ज़्यादा मिलेंगे तो सीधी सी बात है, जब बेसिक पे में अलाउंस जुड़ेंगे तो वो जो सैलरी होगी इन हैंड वो ज़्यादा हो जाती है। और इसके अलावा कोई जैसे नक्सलाइट प्रभावित एरिया है और वहाँ पे अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे कुछ डिस्क अलाउंस ज़्यादा मिलेंगे, तो वो अलाउंसेस पे जुड़ते हैं तो उनके वजह से भी सैलरी काफ़ी ज़्यादा बन जाती है। तो ये 42,600, कभी कभी 50,000 या 52,000 इस तरह से भी पहुँच जाएगी। पर जो बेसिक हो वो मिलेगी सैलरी वो 42,600 के आसपास ही रहती है। प्रमोशन के बारे में डिस्कस करते हैं कि प्रमोशन किस प्रकार से होता है इस जॉब में। तो सबसे पहले जब आप जाओगे एग्ज़ाम पास करने के बाद तो आप एज अ ट्रेनी जाओगे और 1 साल के लिए आपकी ट्रेनिंग लगेगी। ट्रेनिंग पीरियड में क्या होता है, सैलरी वगैरह कुछ नहीं जो भी मिलेगी वो बेसिक पे ही मिलेगा। इस टाइम पे कुछ भी अलाउंस वगैरह नहीं मिलेंगे। और जब ट्रेनिंग आपकी ख़त्म हो जाएगी 1 साल के बाद तो अब एज अ प्रोबेशन ऑफिसर ज्वाइन करोगे और 2 साल का आपका प्रोबेशन टाइम होगा। प्रोबेशन टाइम भी एक प्रकार का जो होता है ट्रेनिंग पीरियड ही होता है ये। बस फ़र्क इसमें ये होता है कि जो भी आप ट्रेनिंग लोगे वो इन फील्ड ट्रेनिंग लोगे, मतलब फील्ड में वर्क करोगे। वर्क करने के साथ साथ आप सीखोगे जो भी सीखना होगा। और यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे आपको फुल सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, मतलब जो भी बेसिक पे होगा प्लस अलाउंस ये सब मिलेगा आपको। और जब प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होगा और इसके फिर 7 साल बाद, आफ्टर 7 ईयर्स, आप एलिजिबल हो जाओगे पहले प्रमोशन के लिए। तो आपका जो पहला प्रमोशन होगा वो होगा इंस्पेक्टर का। ये 3 स्टार जो इंस्पेक्टर होगा उसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का मतलब ये है कि 7 साल के बाद आप इंस्पेक्टर बन सकते हो। पर ये जो इंस्पेक्टर की पोस्ट होगी वो आपको सीनियरिटी बेसिस पे मिलेगी। मतलब इसे इस प्रकार समझ लीजिए कि जैसे पोस्ट है इंस्पेक्टर की, तो यहाँ पे आप हो और आपके पहले भी कई लोग खड़े हैं, मतलब इसी लाइन में लगे हैं, वो आपसे ज़्यादा सीनियर हैं। तो सबसे पहले जो सीनियर लोग होंगे, आपके सीनियर ऑफिसर्स होंगे सब इंस्पेक्टर में, उन लोगों को पहले प्रमोट किया जाएगा और उसके बाद आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पे 7 साल के बाद एलिजिबल तो हो जाते हो, पर आपको इंस्पेक्टर की पोस्ट 10 साल या 15 साल तक मिलती है जाके कहीं पे। और जब आप इंस्पेक्टर बन जाते हो उसके फिर ये 15 साल जब सर्विस करते हो देन यू विल बी एलिजिबल फॉर सेकंड प्रमोशन। तो सेकंड प्रमोशन जो होगा वो डीएसपी का होता है, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का। ये जो डीएसपी पोस्ट होती है एक गैजेटेड पोस्ट होती है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है, 15 साल की सर्विस होनी चाहिए आपकी और आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए और डायरेक्ट इंटरव्यू होगा आपका। और इसमें उसके बाद ये सब जब आप क्राइटेरिया फुलफिल कर लोगे तो उसके बाद फिर सीनियरिटी आ जाएगी आपके पास। मतलब जैसे यहाँ पे सीनियरिटी था वहाँ पे भी ये सब जो क्राइटेरिया फुल करेंगे ये फुलफिल कई सारे ऑफिसर्स होंगे। उन ऑफिसर्स में जो सीनियर होंगे सबसे पहले उनका प्रमोशन होगा, फिर उसके बाद का, फिर इस प्रकार से नेक्स्ट फिर नंबर आता है। तो इसके बाद अगर बात करें तो ये मिलते मिलते ये वाली पोस्ट मिलते मिलते 55 से लेके 60 साल इसके बीच हो जाता है समय। और फिर इसके बाद रिटायरमेंट एज आ जाती है। कई बार तो मिलता ही नहीं है, 60 के बाद ही नंबर आता है, तो उस समय इंसान जो होता है रिटायर हो चुका होता है, तो उससे डीएसपी पोस्ट ही नहीं मिल पाती है। तो ये होता है प्रमोशन एक सब इंस्पेक्टर का।
हॉलीडेज या लीव्स की बात कर लें तो जो लीव्स मिलती हैं, करंट लीव मिलती है, ये होती है 31 डेज की। तो ये वाली जो लीव होती है उसे आप एक साथ ले सकते हैं, मतलब 31 दिन की एक साथ छुट्टियां ले सकते हो। और इस लीव को इन कैश भी कराया जा सकता है, मतलब पूरे ड्यूटी टाइम में, जब से आप ज्वाइन करोगे उसके बाद जब रिटायर हो गए, 60 साल की एज में जब रिटायरमेंट होगी, उसके बीच में ये छुट्टियां मतलब 300 दिन तक आप स्टोर कर सकते हो, एक प्रकार से कह सकते हो, या फिर इनकैश कर सकते हो। इसका मतलब ये होता है जब लास्ट में रिटायर हो जाओगे और उस समय आपके पास अगर 300 छुट्टियां पड़ी हैं, आपने ली नहीं, यूज ही नहीं करी, आपके पास पड़ी हैं, तो 30 के मंथ के हिसाब से, इसे 30 के मंथ के हिसाब से जो होगा, इसका जो भी मंथ बनेगा उसे मंथ निकाल लेना, जो मंथ बनेगा उसकी पूरी सैलरी मिल जाती है लास्ट में। इस प्रकार से होता है। नेक्स्ट जो लीव आती है होती है कैजुअल लीव। कैजुअल लीव होती है 30 डेज की मिलती है। कैजुअल लीव को कभी भी एक साथ नहीं ले सकते, कि अगर आप कहो कि एक साथ 30 छुट्टियां मिल जाएं तो वो इम्पॉसिबल होता, मिलती ही नहीं है। तो आप जैसे 3 छुट्टियां मिल गई, कभी 2 छुट्टी ले ली, 1 छुट्टी ले ली, इस प्रकार से मिलती है। 7 या मैक्सिमम 10 तक ले सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं मिलती। और मेडिकल लीव मिलती है। मेडिकल लीव स्पेशल केसेस में मिलती है, जब डॉक्टर वगैरह रिकमेंड करेंगे उसके बाद ही मेडिकल लीव मिल पाती है। और इसके अलावा और कुछ लीव्स होती हैं, जैसे मैटरनिटी लीव होती है, लीव विदाउट पे, और भी कई प्रकार की लीव्स होती हैं जो सब इंस्पेक्टर को मिल जाती हैं। ये तो थी एक तरह से थ्योरेटिकल बात जो कागजों में लिखी होती है कि ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, बट प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है एक एसआई का। जो वर्कलोड होता है काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसके वजह से छुट्टियां जल्दी मिल ही नहीं पाती। काफ़ी ज़्यादा मुशक्क़त है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं कि आपको एक साथ 30 छुट्टियां मिल जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा मतलब कि समय लग जाता है छुट्टियां लेने में। जॉब प्रोफाइल या नेचर ऑफ वर्क की बात करें तो ये जो जॉब होती है वो एक तो जान लीजिए 24 घंटे की जॉब होती है, 24/7 जॉब होती है, और इसमें आपको हर काम करना पड़ता है। एवरी वर्क, मतलब जो भी काम है वो सब आपको करना पड़ेगा। कहीं पे एक्सीडेंट हुआ है वहाँ भी एसआई जाएगा, कहीं झगड़ा हो रहा है वहाँ पे आप जाओगे, कहीं लड़ाई हो रही है तो वहाँ भी आपको जाना पड़ेगा, कहीं दंगे हो रहे हैं तो वहाँ भी जाओगे, कहीं रैली है तो वहाँ भी जाओगे आप, यहाँ तक कि जो भी नेचुरल डिजास्टर्स होंगी वहाँ भी एक एसआई को जाना पड़ता है, या एक पुलिस ऑफिसर को जाना पड़ता है वहाँ पे। और इसके अलावा कुछ चुनौतियाँ भी होती हैं इस काम में, जैसे कहीं पे दंगा हुआ वहाँ पे जाना होता है। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो ये जैसे कानपुर कांड हुआ था, एक कुछ ही समय हुआ है, तो इस प्रकार से भी कई प्रकार की चुनौतियाँ होती हैं जो एक पुलिस ऑफिसर को फेस करनी पड़ती हैं। तो इस काम में थोड़ा रिस्क भी होता है। पर रिस्क की बात करें तो रिस्क वगैरह तो उनके लिए होता है जो इस जॉब को पैसे या शोहरत के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं। पर जो इंसान देश प्रेम या देश की सेवा के लिए इस जॉब को ज्वाइन करता है उसके लिए किसी प्रकार का भी कोई रिस्क वगैरह जैसी कोई चीज़ नहीं होती। तो ये हमने आज डिस्कस किया यूपीएसआई के जॉब प्रोफाइल और सैलरी वगैरह के बारे में। और अगर नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि यूपीएसआई की जॉब को कैसे लें और इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है और कितनी तक कट ऑफ जाती है, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, इस सब के बारे में हम अपनी आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस जो बेल आइकन यहाँ पे आ रहा है इसे ज़रूर दबा दीजिएगा। इससे आपको जो भी हमारी आगे वाली वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। या और यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो कृपया इसे ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे जो भी यूपीएसआई से रिलेटेड स्टडी मटेरियल होगा वो आपको इसी चैनल पे बड़ी आसानी से उपलब्ध करा दिया जाएगा। जो भी बुक्स होंगी उनके पीडीएफ वगैरह यहाँ पे आपको जल्दी से मिल जाएंगे। तो अब इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। अंत में जाते जाते बस यही कहूँगा, कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें। दिस इज अशोक साइनिंग ऑफ। थैंक यू।